क्लास 11 क्या कर रहे हो प्यारे प्यारे बच्चों। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ट्रेंड्स पढ़ लिए थे फाइनली, और अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, जो कि हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी होने वाली है। पहली प्रॉपर्टी एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस में बहुत सारे टाइप पढ़े थे, कोवेलेंट, मेटेलिक, वेंडरवॉल, आयोनिक, और उसके ट्रेंड्स पढ़े थे। अच्छा, उसी वक्त स्क्रीनिंग इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो भी पढ़ लिया था। अब यहां पर हम लोग पढ़ने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन इंथैल्पी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी आयोनाइजेशन इंथैल्पी। नाउ व्हाट इज आयोनाइजेशन इंथैल्पी? सबसे पहली बात प्यारे बच्चों, आयोनाइजेशन इंथैल्पी इज डिनोटेड बाय आईई। आयोनाइजेशन इंथैल्पी को आप डिनोट करेंगे आईई से। अब ध्यान से इस चीज को सुनेंगे, दैट व्हाट इज आयोनाइजेशन इंथैल्पी। देखो, अगर आपके पास में एक एटम, देखो दो तरीके से डेफिनेशन डिफाइन की जा सकती है। पहली बात समझना, आपने चैप्टर नंबर 1 में मेरे साथ पढ़ा होगा कि केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आप एटम्स एंड मॉलिक्यूल की स्टडी करते हो। फिर मैंने आपसे कहा कि एटम इतनी छोटी क्वांटिटी होती है, एटम इतना छोटा होता है कि हम एक एटम तो कभी देख नहीं सकते। तो एटम को मेजर करने के लिए हमने एक यूनिट बनाई, मोल। यानी मिनिमम मेरे पास में 1 मोल, अगर 1 मोल अगर कोई एटम है, तब वो मेरे लिए फेवरेबल होता है। तो एटम्स, या तो आप 1 एटम को डिफाइन करो, वो भी गलत नहीं होगा, या आप 1 मोल एटम को डिफाइन करो, वो भी गलत नहीं होगा। तो अगर आपको कभी किसी किताब में डेफिनेशन पढ़ते हुए लिखा मिलता है दैट 1 मोल ऑफ एटम, तो वो 1 मोल एटम के लिए भी एप्लीकेबल है और 1 एटम के लिए भी एप्लीकेबल है। आप चाहो तो 1 एटम के लिए निकालो, आप चाहो तो 1 मोल एटम के लिए निकालो, दोनों सही है। 1 मोल मतलब आप यूनिट की बात कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल आप 1 गुलाब जामुन खाओ या आप 1 किलो गुलाब जामुन खाओ, खा तो गुलाब जामुन ही रहे हो। आप 1 गुलाब जामुन खाओ, वो आपको मीठा लगेगा। आप 1 किलो गुलाब जामुन खाओ, आपको वो भी मीठा लगेगा। आप बात समझ रहे हो? तो बस आपने पहले 1 इंडिविजुअल गुलाब जामुन खाया, मतलब 1 एटम। बाद में आपने 1 किलो गुलाब जामुन खाए, मतलब आपने एक किलो, एक क्वांटिटी डिफाइन कर दी कि हाँ मैंने 1 किलो गुलाब जामुन खाया। बस ये डिफरेंस है, लेकिन बात तो गुलाब जामुन है भाई। गुलाब जामुन तो गुलाब जामुन है। बोलो हाँ कि ना? मजा आया लॉकडाउन में गुलाब जामुन का नाम सुन के? आप कमेंट्स करोगे सर लॉकडाउन में गुलाब जामुन की बात मत करो। चलो, तो समझ गए बात को ना? तो अगर मेरे पास में एक एटम या 1 मोल एटम्स गैशियस फॉर्म में है, कौन से फॉर्म में? गैशियस फॉर्म में। आई रिपीट, गैशियस फॉर्म में। सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में यह चीज काम नहीं करेगी। तो डिफाइन करते वक्त इन बातों का ध्यान रखें। मैं आपको डेफिनेशन याद करने का तरीका बता रहा हूं। स्कूल में या जगह जगह पर आपको डेफिनेशन मिल जाएगी, पर याद कैसे करें ये समझे। तो अगर मेरे पास में एक एटम या 1 मोल एटम्स हैं इन देयर गैशियस फॉर्म, एटम कह रहा हूं, मॉलिक्यूल नहीं बोला मैंने। मॉलिक्यूल का मतलब एटम्स जुड़ गए, एटम्स कंबाइन हो गए फिक्स रेशो में और मॉलिक्यूल बना लिया, वो नहीं बोल रहा हूं मैं एक अकेले एटम की बात कर रहा हूं, अकेले एटम की, इंडिविजुअल एटम की। तो अगर मेरे पास में 1 मोल एटम या 1 एटम है इन गैशियस फॉर्म, तो हम उन एटम्स को या हम उस एटम को कितनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, कितनी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपने वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दे। एक एटम जो कि गैशियस फॉर्म में है, आप उसे कितनी एनर्जी सप्लाई करते हो, प्रोवाइड करते हो, ताकि वो अपने वैलेंस शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे। वैसे ही अगर आपके पास में 1 मोल एटम है, तो 1 मोल एटम को आप जब वो गैशियस फेज में होगा तो कितनी एनर्जी प्रोवाइड करोगे ताकि वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे। 1 मोल एटम में से 1 मोल इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 1 एटम में से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इज दैट क्लियर टू यू? तो हाउ विल यू डिफाइन आयोनाइजेशन एंथैल्पी? इट इज द
इट इज द एनर्जी सप्लाइड or given, it is the energy supplied or given to 1 mole atom in gaseous form so that it releases 1 mole electrons, मतलब यहां पर आप लोगों का पूरा जो फोकस होगा वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवाने पर होगा। मतलब आप एक एटम को कितनी एनर्जी देते हो जिससे वो अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दे। हाँ, आप सही सोच रहे हो, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के बाद एटम बदल जाएगा कैटायन के अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल, मेरे पास में एक सोडियम नाम का एटम है। इस सोडियम नाम के एटम को मैं कितनी आयोनाइजेशन इंथैल्पी देता हूं, कितनी एनर्जी देता हूं ताकि वो Na पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए और एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दे। सो द एनर्जी गिवन, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू दिस इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन इंथैल्पी। क्या मेरे प्यारे बच्चों को बात समझ में आ रही है? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? अब एक बात समझो, एक बात समझना, आपके पास में ऐसे बहुत सारे एटम्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे एटम्स होते हैं जिनके पास ताकत होती है एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की। तो जब एक एटम एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तब उसे एक से ज्यादा टाइप की आयोनाइजेशन इंथैल्पी लगेगी। कैसे? अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से मेरे पास में एक, चलो सोडियम का ही एग्जांपल लेकर मैं आपको समझाता हूं। सोडियम के पास अभी 11 प्रोटॉन्स और 11 इलेक्ट्रॉन्स है। मैंने इसे प्रोवाइड करी आयोनाइजेशन इंथैल्पी 1। मैं चाहता तो इसे आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी लिख सकता था, बट मैंने यहां पर नाम दिया आयोनाइजेशन इंथैल्पी 1। इस एनर्जी की वजह से सोडियम यहां पर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और सोडियम आयन बना लेगा। इस सोडियम आयन के पास 11 प्रोटॉन्स होने के साथ साथ सिर्फ और सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। नाउ गाइस, आप सिनेरियो को फील करें, आप इस चीज को फील करें कि जब 11 प्रोटॉन्स और 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तब क्या सिचुएशन होगी। हर एक प्रोटॉन को एक इलेक्ट्रॉन को बाइंड करके रखना है, दैट्स इट। लेकिन अब जब इस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन का नुकसान हो गया, अब यहां पर 11 प्रोटॉन्स हैं लेकिन मात्र सिर्फ 10 ही इलेक्ट्रॉन है। मतलब यहां पर 11 प्रोटॉन्स इन 10 इलेक्ट्रॉन्स को और ज्यादा टाइटली पकड़ लेंगे। याद करो, पिछले वीडियो में सिखाया भी था मैंने आयोनिक रेडियस पढ़ाते वक्त कि एटम के मुकाबले आयन का साइज छोटा क्यों हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियस पावरफुल हो जाता है। तो यहां वाली केस में न्यूक्लियस ज्यादा पावरफुल हो गया है। क्यों? क्योंकि उसके पास में प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है। मैं फिर कोशिश करूंगा कि इसे कुछ एनर्जी सप्लाई करी जाए ताकि यह एक इलेक्ट्रॉन और छोड़ दे। तो यहां पर मुझे आयोनाइजेशन इंथैल्पी 2 देनी पड़ेगी। 1 और 2 में क्या फर्क है? क्या आयोनाइजेशन इंथैल्पी 1 और आयोनाइजेशन इंथैल्पी 2 बराबर है? तो जवाब है नहीं, बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले जो आपने एनर्जी दी थी उस समय एटम के पास 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन थे, मतलब न्यूक्लियर चार्ज अलग था, न्यूक्लियस की पावर अलग थी। लेकिन अब जब आप आयोनाइजेशन इंथैल्पी 2 दे रहे हैं, अब सिनेरियो बदल गया है। अब न्यूक्लियस ज्यादा पावरफुल है क्योंकि न्यूक्लियस के पास ज्यादा प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन कम है। तो यहां पर आपको इससे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग लिखेंगे, यहां पर हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखेंगे गाइस, वो ये है दैट आयोनाइजेशन इंथैल्पी 1 is always smaller than ionization enthalpy 2। क्या ये बात समझ पाए मेरे प्यारे बच्चे?
पक्की बात। चलिए, तो अब हमने क्या करा, आयोनाइजेशन इंथैल्पी 2 दी, मतलब इससे ज्यादा एनर्जी यहां पर सप्लाई करी, तो फिर एक सोडियम ने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया। अब सोडियम पर +2 चार्ज आ गया और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अब इस सोडियम डाई पॉजिटिव आयन के पास, डाई पॉजिटिव मतलब 2+, 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 11 प्रोटॉन्स एंड 9 इलेक्ट्रॉन है। मतलब अब क्या लोचा हो गया, अब न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन सिर्फ 9 ही है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज और पावरफुल हो गया। न्यूक्लियस अब और ज्यादा पावरफुल हो गया, मतलब एटम के मुकाबले Na पॉजिटिव का न्यूक्लियस ज्यादा पावरफुल रहेगा और Na पॉजिटिव के मुकाबले Na डाई पॉजिटिव का न्यूक्लियस और ज्यादा पावरफुल रहेगा। तो अब अगर आपने सोचा कि क्यों मैं इस Na डाई पॉजिटिव को थोड़ी और आयोनाइजेशन इंथैल्पी अगर प्रोवाइड करूं ताकि ये एक इलेक्ट्रॉन और छोड़ दे, अब कौन सी आयोनाइजेशन इंथैल्पी दी मैंने, अब मैंने आयोनाइजेशन इंथैल्पी 3 दी। क्या आयोनाइजेशन इंथैल्पी 3 आयोनाइजेशन इंथैल्पी 2 के बराबर होगी? नहीं, ये इससे भी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि अब सिनेरियो फिर बदल गया है, अब न्यूक्लियस और ज्यादा पावरफुल हो गया है। दैट मींस आयोनाइजेशन इंथैल्पी 2 से ज्यादा आयोनाइजेशन इंथैल्पी 3 रहेगी, मतलब अब आपको और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इतनी ज्यादा कि ये ट्राई पॉजिटिव बन जाए और एक इलेक्ट्रॉन और छोड़ दे। अब यहां पर 11 प्रोटॉन एंड 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है प्यारे बच्चों को? लाइकवाइज, तो प्यारे बच्चे हमेशा ध्यान रखना, आयोनाइजेशन इंथैल्पी 1, आयोनाइजेशन इंथैल्पी 2 एंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी 3, ये हर एटम में, दुनिया का कोई भी एटम हो, यही फैक्टर काम करेगा। फर्स्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी इज ऑलवेज स्मॉलर देन सेकेंड, सेकेंड इज ऑलवेज स्मॉलर देन थर्ड। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्या आप लोगों को इसका रीजन समझ में आया? प्लीज गाइज इसको जरा फटाफट से नोट करें और अब चलते हैं अपन ट्रेंड्स की तरफ। की पीरियोडिक टेबल में जब अपन लेफ्ट टू राइट जाएंगे या टॉप टू बॉटम जाएंगे, तो क्या होगा, तुम्हें 3 गुना लगान माफ करना होगा। अगर तुम हमें इस खेल में हराता है तो हम तुम्हारा लगान माफ करेगा, 3 गुना लगान। चलिए हो गया, आगे बढ़े, गुड। चलिए तो लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट ट्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट ट्रेंड्स। सबसे पहला ट्रेंड अपन पढ़ते हैं लेफ्ट टू राइट वाला, क्योंकि यही थोड़ा सा दुग्गल साहब है, यही हमें परेशान करेंगे। सो ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, अपन एक ग्राफ बनाएंगे क्योंकि NCERT में आपको ग्राफ ही दे रखा है और ग्राफ देने की वजह से मैं आपको ये समझाता है। आयोनाइजेशन इंथैल्पी इस एक्सिस पर बनाएंगे, एटॉमिक नंबर इस पर बनाएंगे, 1 3 4 5 6 7 8 एंड 9, मतलब हम पीरियड नंबर 2 के बात कर रहे हैं, लिथियम वगैरह की, ठीक है, कोई दिक्कत ना। लिथियम की आयोनाइजेशन इंथैल्पी आपको कुछ यहां पर नजर आएगी, मतलब लिथियम की जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी है वो अभी बहुत कम है। हम लोग जानते भी है क्योंकि अल्कली मेटल के अंदर रखा होता है, इसकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी थोड़ी सी कम होती है। तो सबसे पहले आप यहां पर इस तरीके से शुरुआत करेंगे कि इसकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी कम है, फिर मैं यहां पर लिख भी दूं क्या लिथियम, चलो मैं यहां लिथियम लिख देता हूं, थोड़ा छोटा दिखेगा पर आप समझ जाइएगा। लिथियम के बाद जब आप बेरिलियम को ऑब्जर्व करेंगे तो बेरिलियम की आयोनाइजेशन इंथैल्पी थोड़ी बढ़ गई, मतलब लिथियम से ज्यादा आयोनाइजेशन इंथैल्पी किसकी है, बेरिलियम की। मतलब अगर आपको लिथियम से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वो आसान है, किसके मुकाबले, बेरिलियम के। बेरिलियम से जैसे ही मैं बोरॉन की तरफ बढ़ता हूं, अचानक मैं ऑब्जर्व करता हूं कि बोरॉन की तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी कम हो गई। ट्रेंड क्या दिख रहा था, अभी तक क्या लग रहा था कि लिथियम से ज्यादा बेरिलियम, बेरिलियम से ज्यादा बोरॉन, बोरॉन से ज्यादा कार्बन, कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन की सबसे ज्यादा। लेकिन अचानक से क्या हुआ, लिथियम से बेरिलियम की बढ़ी और बेरिलियम से बोरॉन की कम हो गई। अब क्या करें, तो अब जरा कार्बन की चेक करते हैं।
तो जब अपन ने कार्बन की चेक करी तो कार्बन की तो बढ़ गई, फिर नाइट्रोजन की देखी तो नाइट्रोजन की तो और बढ़ गई। मतलब हम खुश हो गए कि चलो ट्रेंड मिल गया, लेफ्ट से राइट जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है। लेकिन जब अपन ऑक्सीजन से नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ आए तो ऑक्सीजन की तो कम हो गई। अरे फिर फ्लोरीन की देखी तो फ्लोरीन की बढ़ गई। मतलब यहां पर कुछ इस तरीके का ट्रेंड आपको दिखाई देता है। लेकिन आप फिर भी बोले, आप फिर भी देखें कि अगर अपन लिथियम की बात करें और फ्लोरीन की बात करें तो नो डाउट आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की ओर जब बढ़े हैं तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीज हुई है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को यहां पर ट्रेंड लिखाऊंगा दैट ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल, ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल आयोनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीजेस। नो डाउट आयोनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीज हो जाएगी। ये आपका जनरल ट्रेंड है। ये जो दो जगह पर आपको प्रॉब्लम दिख रही है, पहली प्रॉब्लम आपको बेरिलियम एंड बोरॉन में दिखी और दूसरी प्रॉब्लम आपको नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में दिखी। दीज आर एक्सेप्शंस। केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शंस, केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शंस। तो यहां पर हम लोग एक्सेप्शंस की बात हम लोग डेफिनेटली करेंगे। लेकिन मेरे लाडले, मेरे सारे मेरे गुलू 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 बच्चे, बच्चे इस बात को ध्यान रखेंगे दैट ऑन गोइंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल आयोनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीजेस। यानी लिथियम से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, फ्लोरीन से नहीं। आई बात समझ में? रीजन बताइए। हमको रीजन जानने का काफी शौक है। रीजंस, क्या कारण है? पहला कारण, लेफ्ट से राइट जाते वक्त नंबर ऑफ शेल्स रिमेन्स सेम, जिसकी वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट डिक्रीजेस। आप जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपका नंबर ऑफ शेल बराबर होना इस बात को शो करता है कि उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट डिक्रीज होगा, यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट काम नहीं करेगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट का काम क्या था? अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को धक्का मार के न्यूक्लियस से दूर करते थे। सोचो जरा, दिमाग लगाओ, सोचो जरा, सोचो कि अगर न्यूक्लियस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को खींच सके, अपने पास पकड़ के रख सके, तो उस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या आप आसानी से रिमूव कर पाओगे? आयोनाइजेशन इंथैल्पी का काम क्या होता है? एनर्जी गिवन टू रिमूव द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आप जो एनर्जी देते हो आयोनाइजेशन इंथैल्पी होती है। तो अगर वो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब है, न्यूक्लियस के टच में है, न्यूक्लियस ने उसे होल्ड कर रखा है, तो उस इलेक्ट्रॉन को क्या आप आसानी से निकाल पाओगे? नहीं। तो यहां पर स्क्रीनिंग इफेक्ट का काम क्या है? उस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से दूर करना, न्यूक्लियस से दूर करना, उसको अवे कर देना। तो अगर आप उसको अवे कर दोगे तो फिर उसको निकालना आसान हो जाएगा। आसान हो जाएगा मतलब आयोनाइजेशन इंथैल्पी अगर कम भी प्रोवाइड करोगे, अगर कम आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी दोगे तो वो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या होगा? यहां तो स्क्रीनिंग इफेक्ट वीक पड़ गया। मतलब अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट वीक पड़ गया तो अब इलेक्ट्रॉन को निकालना इतना आसान नहीं है। तो जब आप लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी के इंक्रीज होने का एक कारण यह है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो गया है। इसमें और इसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता जा रहा है। लिथियम से फ्लोरीन में स्क्रीनिंग इफेक्ट के कम होने की वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ रहा है, और जब स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। यानी न्यूक्लियस की पावर, भाई यही तो खास चीज है, न्यूक्लियस की पावर वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखने की बढ़ गई। तो अगर न्यूक्लियस ने उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ रखा है जिसे आप निकालना चाहते हो, तो आपको यहां पर ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि पहले वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को छोड़ दे
और फिर एटम के बाहर आ जाए तो यहाँ पर आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। क्या बात समझ में आ रही है? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत, क्या इसके अंदर कोई परेशानी? तो देखो यहाँ पर भी आपका रीजन यही काम कर रहा है। पूरी पिक्चर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट के आसपास घूम रही है। इसको देख लो ध्यान से, समझ गए बात को? अब एक ट्रिक सिखा देता हूं। लेट मी गिव यू अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक। हमेशा ध्यान रखना, आयोनाइजेशन इंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। बस अगर आपने ये बात ध्यान रख ली तो आप कभी भी मात नहीं खाओगे, आप कभी भी मात नहीं खाओगे। आयोनाइजेशन इंथैल्पी और एटॉमिक रेडियस एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। मतलब अगर एटॉमिक रेडियस कम होगा तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी बढ़ेगी, अगर एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी कम होगी। अगर एटॉमिक रेडियस कम होगा तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी बढ़ेगी। ये बढ़ा तो ये घटा, ये घटा तो ये बढ़ा, ये इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा तो ये इंक्रीज होगा। यहां पर आप देख भी सकते हैं लिथियम और फ्लोरीन में हम लोगों ने अभी पढ़ा था पिछले वीडियो में, लिथियम का एटॉमिक साइज 156 पिकोमीटर्स होता है एंड फ्लोरीन का 72 पिकोमीटर्स होता है। तो साइज छोटा हो रहा है तो आयनाइजेशन इंथैल्पी बढ़ेगी। तो यहां पर आप ये भी बोल सकते हैं दैट एज एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस आयोनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीजेस। दिस इज वेरी इजी एंड वेरी कॉमन। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इतना नोट कर लो, जरा स्क्रीनशॉट ले लो। मैं ये ग्राफ रब करके दो एक्सेप्शनल केसेस के बारे में बात करूंगा आपसे। चलिए, अब ये दो एक्सेप्शनल केसेस क्यों हैं, क्या है ये, क्यों है ये, जानते हैं जरा इसको हम लोग। क्या है ये? पहला केस, केस 1, बेरिलियम एंड बोरॉन हाजिर हो। आइए, क्या बोला मैंने बोला कि बेरिलियम का आयोनाइजेशन इंथैल्पी ज्यादा होता है और बोरॉन का कम हो जाता है। तो यहां पर प्रॉब्लम यह है दैट आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन बोरॉन। जबकि ट्रेंड क्या सिखाता है? ट्रेंड सिखाता है लेफ्ट से राइट जाने पर यह बढ़ना चाहिए। मतलब अकॉर्डिंग टू ट्रेंड बोरॉन की आयोनाइजेशन इंथैल्पी बेरिलियम से ज्यादा होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इसके ट्रेंड को पढ़ना, इसके रीजन को पढ़ना। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4 एंड जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं 1s2 एंड 2s2, 2p तो खाली होता है। तो आप यहां पर देखें दैट 2s ऑर्बिटल इज फुल्ली फिल्ड। अरे सर ये तो सुना सुना लग रहा है। अरे वही तो है, अगर एटॉमिक ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड हो या हाफ फिल्ड हो, इट इज कंसिडर्ड टू बी वेरी स्टेबल। अच्छा, यहां पर इसका 2p खाली होता है, 2p खाली होने की वजह से उसको हम लेंगे ही नहीं भाई। जहां इलेक्ट्रॉन नहीं वहां ऑर्बिटल नहीं, बात ही खत्म। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2s ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड होता है, देयरफॉर इट इज हैविंग अ वेरी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका बहुत ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। और क्या सिखाया था? जिसका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा उसका न्यूक्लियस बहुत पावरफुल होगा। सो ड्यू टू इट्स स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, इसकी वजह से इसकी आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी ज्यादा होगी, क्योंकि न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स को अपने से दूर जाने नहीं देगा। एक बात और ध्यान रखना कि s ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। और बच्चों यही एकमात्र ऐसा ऑर्बिटल है जो न्यूक्लियस को चारों तरफ से कवर करता है। बाकी p तो डंबल होता है, d तो डबल डंबल होता है, f तो पता नहीं डिस्क्रीट शेप होता है। तो मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि d और f ऑर्बिटल के शेप तो डिस्क्रीट होते हैं, डिस्पर्स्ड होते हैं, वो न्यूक्लियस को पूरी तरीके से कवर नहीं करते। p ऑर्बिटल का शेप भी डंबल होने की वजह से वो न्यूक्लियस को पूरी तरह कवर नहीं करता, लेकिन s ऑर्बिटल स्फेरिकल होने की वजह से न्यूक्लियस को चारों तरफ से घेर लेता है। दैट मीन्स न्यूक्लियस के सबसे क्लोज
न्यूक्लियस के सबसे करीब, न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा अफेक्शन रखने वाला ऑर्बिटल कौन सा है? एस ऑर्बिटल। तो एस ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल होने की वजह से इट इज कंसीडर्ड टू बी मोर क्लोज, टू बी मोर क्लोजर, इनफैक्ट टू बी मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के जितना क्लोज होगा ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के उतने करीब होंगे। न्यूक्लियस के जितने करीब होंगे वो जाने देगा क्या? नहीं जाने देगा। इसीलिए इसका आपको आयनाइजेशन इंथैल्पी ज्यादा देखने को मिलता है। वही अगर अपन बात करें बोरॉन की, इफ यू टॉक अबाउट बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, तो 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, एंड 2p 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 2px 2py 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन। नाउ क्या ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? नहीं। 2s भले ही फुल्ली फील्ड हो, लेकिन 2p ना तो हाफ फील्ड है ना तो फुल्ली फील्ड है। तो बोरॉन इज हैविंग लेस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड देयरफॉर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज is not strong as compared to beryllium and therefore it shows less ionization enthalpy। प्यारे बच्चों इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। therefore ये वाला इलेक्ट्रॉन को निकालना मेरे लिए आसान हो जाएगा, मेरे लिए इजी हो जाएगा। तो पहला केस समझ में आया आपको बेरिलियम एंड बोरॉन का। चलिए तो क्या हम लोग दूसरे केस की तरफ चलें? चलिए ये ट्रिक याद रखेंगे, इसको नोट कर लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, नहीं तो जल्दी से उसका स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो पॉज करके। दूसरा केस नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का, सेम नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8। यहां पर भी केस क्या है कि आयोनाइजेशन इंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन, बट ट्रेंड के मुताबिक नाइट्रोजन की कम होनी चाहिए और ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन इंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए। क्या मैं जवाब दूं? क्या मुझे जवाब देना चाहिए? क्या आप मुझसे जवाब एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप खुद ही जवाब देने की स्थिति में हो? सोचो, वीडियो पॉज करो, लगाओ दिमाग, जवाब तुम्हारे सामने है यार। क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जब आप नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे, इनफैक्ट आप ये पहले भी पढ़ के आए हो, अपन यहां पर पहले भी देख चुके हैं कि नाइट्रोजन का जो एटॉमिक रेडियस होता है वो छोटा होता है एटॉमिक रेडियस ऑफ ऑक्सीजन के मुकाबले। इसका एटॉमिक रेडियस 70 पिकोमीटर्स होता है और इसका एटॉमिक रेडियस 74 पिकोमीटर्स होता है। मतलब ट्रेंड के मुताबिक नाइट्रोजन से छोटा होना चाहिए था ऑक्सीजन, लेकिन नाइट्रोजन से बड़ा हो गया ऑक्सीजन। और ट्रिक हम सबको याद है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी और एटॉमिक रेडियस का यहां पर इनवर्स रिलेशनशिप है। तो इसका एटॉमिक रेडियस छोटा तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी ज्यादा, इसका एटॉमिक रेडियस ज्यादा तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी कम। एक चीज तो ये यहां पर अप्लाई हो रही है, ये ट्रिक यहां अप्लाई नहीं होगी बच्चों, ये ट्रिक यहां अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि यहां पर बेरिलियम का साइज बोरॉन से बड़ा होता है, बेरिलियम का साइज बोरॉन से बड़ा होता है। लेकिन यहां पर आयोनाइजेशन इंथैल्पी में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काम करेगा, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कम है। कम इलेक्ट्रॉन वाली बॉडी में ये चीज नहीं होती, लेकिन जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, क्योंकि इसका न्यूक्लियस इतना पावरफुल नहीं है, बोरॉन का न्यूक्लियस इतना पावरफुल भी नहीं हुआ है कि वो साइज को छोटा कर ले, क्योंकि इसमें 4 ही प्रोटॉन है। लेकिन नाइट्रोजन का न्यूक्लियस में 7 प्रोटॉन होने की वजह से पावर आ गई है। तो ये एटॉमिक रेडियस को इसमें इंक्लूड मत करना। हाँ, आयोनाइजेशन इंथैल्पी में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और s ऑर्बिटल की वजह से न्यूक्लियस s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को जाने नहीं देगा, इसलिए आयोनाइजेशन इंथैल्पी ज्यादा है। नाइट्रोजन के केस में बात करें तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी नाइट्रोजन की ज्यादा है और ऑक्सीजन की कम है। तो क्या होगा, जब आप नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे तो 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पाएंगे, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पाएंगे और 2p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन पाएंगे, जो कि ये हाफ फील्ड है। और हम लोग सब जानते हैं नाइट्रोजन के अंदर ये फुल्ली फील्ड और ये हाफ फील्ड होने की वजह से
इट इज हैविंग ए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन ऑक्सीजन के अंदर ऐसा नहीं देखने को मिलता कि 2p ऑर्बिटल इसका स्टेबल हो। तो यहां पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा अनस्टेबल हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? एज कंपेयर टू नाइट्रोजन, एज कंपेयर टू नाइट्रोजन अनस्टेबल हो गया। ऐसे तो स्टेबल है, नाइट्रोजन के कंपैरिजन में अनस्टेबल हो गया। और एक बात और समझो, आप सोचो यहां पर एक कमरा, ये दूसरा कमरा, ये तीसरा कमरा, इन तीनों कमरों में एक 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 इंसान सोया हुआ है आराम से फैल के पूरे कमरे को ऑक्यूपाई करके। लेकिन आपके घर में गर्मी की छुट्टियों में लॉकडाउन खुला और आपका एक कजिन आ गया और उसको बोला जाए कि वो आपके साथ रूम शेयर करेगा। अब आपकी प्राइवेसी स्पॉइल होगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा। वही चीज इस ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन के साथ हो रही है। ये इलेक्ट्रॉन पहले से है, ये इलेक्ट्रॉन बाद में आया, तो इन दोनों में आपस में हल्का सा रिपल्शन भी तो होगा। भाई दो एक जैसी चार्ज बॉडी, दो एक जैसे चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन को आपने एक कमरे में बंद कर दिया, रिपेल करेंगे, तो रिपेल्शन की वजह से भी हल्की सी अनस्टेबिलिटी आएगी। और इसी वजह से ऑक्सीजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन कोशिश करेगा कि इसको निकाल दो, ताकि मैं कैसा हो जाऊं? नाइट्रोजन जैसा, अकेला रूम ऑक्यूपाई करूं। इसलिए नाइट्रोजन के मुकाबले ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन इंथैल्पी कम हो जाती है। सो देयरफॉर ऑक्सीजन इज हैविंग लेस आयोनाइजेशन इंथैल्पी एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। क्या ये बात समझ में आ गई? तो प्यारे बच्चों, ये दो केसेस आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर किसी भी तरीके की। तो यहां पर अपन रीजन क्या लिखेंगे? मैं यहां पर रीजन लिखवा देता हूं, चलो। सो देयरफॉर नाइट्रोजन हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑक्सीजन हैव अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड in its 2px orbital and in its 2px orbital the electrons will repel each other, the electrons will repel each other and hence its ionization enthalpy decreases। इसकी ionization enthalpy क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। क्या बात समझ में आ रही है? ionization enthalpy डिक्रीजेस। और ये रिपल्शन की वजह से एटॉमिक साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाती है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या ये ट्रेंड क्लियर है? चलो देख लो, ठीक है? रब करें इसको, फटाफट नोट कर लो प्यारे बच्चों, फटाफट नोट कर लो। चलिए, तो नेक्स्ट ट्रेंड की बात करते हैं। अब हम लोग टॉप टू बॉटम मूव करेंगे ग्रुप के अंदर। अभी हम लोग लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे थे। दो एक्सेप्शनल केसेस हम लोगों ने देखे और हम लोगों ने एक ट्रिक सीख ली। एटॉमिक रेडियस देखो और आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्रेडिक्ट करो, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती है। सो नाउ गाइस, सेकेंड ट्रेंड ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। सो सेकेंड ट्रेंड इज ongoing top to bottom, ongoing top to bottom in a group। आप एक ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हो, टॉप टू बॉटम जा रहे हो। तो देखो बेटा, यहां पर फॉर एग्जांपल अपन बात करें ग्रुप 1 की, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सेजियम एंड फ्रांसियम। प्यारे बच्चों, आप सब ये बात जानते हो दैट ongoing टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप क्या क्या होता है? नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं। दूसरा, स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है। तीसरा, नो डाउट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होता है, बट इट इज ओवरकम बाय नंबर ऑफ शेल्स एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट। यानी कि स्क्रीनिंग इफेक्ट और नंबर ऑफ शेल, ये दोनों एटॉमिक साइज को बढ़ाने का काम करते हैं, ये घटाने का काम करता है। तो ये बढ़ता जरूर है, लेकिन ये जितना बढ़ता है, ये जितना एटम को छोटा करने की कोशिश करता है, उससे ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट और नंबर ऑफ शेल एटम को बड़ा करने की कोशिश करते हैं। सो देयरफॉर एटॉमिक रेडियस
इंक्रीजेस ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम, ऑन गोइंग टॉप टू बॉटम। क्या बात समझ में आ गई? तो नाउ व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन आयोनाइजेशन इंथैल्पी? समझो, नंबर ऑफ शेल बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन दूर जाता जाएगा, तो नंबर ऑफ शेल के बढ़ने की वजह से क्या होगा? द वैलेंस इलेक्ट्रॉन या द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन विल मूव अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से दूर जाएगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट भी यही काम करेगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी यही काम करेगा। इन दोनों ने मिलकर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को तो नेग्लिजिबल कर दिया, इसकी कोई बखत नहीं रह गई। तो अब एक आप बात बताओ, आयोनाइजेशन इंथैल्पी का काम क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालना। अब जब एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है, मतलब अब उसको निकालना आसान हो गया। सो देयरफॉर ongoing top to bottom ionization enthalpy decreases, ionization enthalpy decrease हो जाएगी। और कारण क्या है? कारण ये रहे जो मैंने पहले ही लिख दिए थे। What are the reasons? Number of shell increases, screening effect increases। इन दोनों का काम क्या होगा? ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को दूर कर देंगे न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस अगर अपने इलेक्ट्रॉन को पकड़ ही नहीं पाएगा तो वो इजीली बाहर निकल जाएगा, आप उसको इजीली रिलीज करवा सकते हो। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वैसे भी क्या हो जाता है? नेग्लिजिबल हो जाता है। और यहां पर भी आप केस देख रहे हैं, एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी घट रही है। यही तो हमारा ट्रेंड है। एटॉमिक रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन इंथैल्पी। क्या बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों को? तो गाइज यहां पर हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी आयोनाइजेशन इंथैल्पी खत्म होता है, ट्रेंड्स खत्म होते हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी एंड हुआ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साथ में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। आई होप मजा आया होगा, और अगर आपको पढ़ने में मजा आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना, और नोट्स ग्रेविटी सर्कल एप्लीकेशंस पर अवेलेबल हैं। अगर आप चाहें तो ग्रेविटी सर्कल ऐप डाउनलोड करें, ऊपर आई बटन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगी। नोट्स वहां पर अवेलेबल है, वहां से चाहें तो आप नोट्स ले सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे गाइस।